तो समझिए कि अगर अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसी को लिख देता हूं, px एक दो घात का बहुपद है तो px बराबर 0 यही दो घात का समीकरण हो जाएगा, इसे को हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। और px अगर इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में, ax स्क्वायर धन bx धन c, यानी कि जो बड़ी घात है, दो घात है, वो पहले लिखी है, उसके बाद एक घात लिखी है, फिर शून्य जीरो वाली घात लिखी है। जीरो घात इसकी जो चर पद है, चर क्या है यहाँ पर x है, तो वो घात अगर शून्य है तो फिर क्या कर देते हैं, हम इसको बोल देते हैं मानक रूप में लिखा हुआ है। तो ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0, ये मानक रूप है किसका, हमारे द्विघात समीकरण का। ठीक है, जहां पर a जो है 0 के बराबर नहीं है, ऑब्वियसली हम लोग पहले भी कई बार लिख चुके हैं, क्योंकि एक अगर जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहला पद दो घात का रहेगा ही नहीं, है ना, और बाकी b और c a को मिलाकर के भी क्या है, वास्तविक संख्या है। अच्छा, अब हम लोगों को कुछ कुछ कभी कभी ऐसी चीजें दे दी जाती हैं, जैसे बोल दिया गया कि x ऋण 1 की घात 2 बराबर x स्क्वायर धन 5x प्लस 17, ये क्या द्विघात समीकरण है। ठीक, तो हमें क्या करनी होती है, टेस्टिंग करनी होती है। अब हमें देख करके तो लग रहा है यार इधर भी दो घात का है, इधर भी दो घात का है, तो ये तो द्विघात समीकरण होना चाहिए। कैसे, जैसे मान लीजिए कि इसी में x धन 1 की घात 2 बराबर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर धन 15x धन 4, तो क्या ये दो घात समीकरण है। इसमें भी दिख रहा है कि यार x धन 1 को आप खोलोगे दो घात का हो जाएगा, ये भी दो घात का है, तो बराबर बराबर कुछ होकर के ऐसा कुछ रहेगा कि वास्तव में एक्स स्क्वायर का टर्म आ जाएगा। और अगर एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है, फिर एक्स का टर्म आ रहा है, एक्स का नहीं भी आ रहा है, कोई कांस्टेंट नहीं भी आ रहा है, एक दो घात का टर्म अगर मिल जाता है और उससे बड़ी कोई घात नहीं मिलती तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो इसको जब हम खोलेंगे तो क्या दिखेगा, हमें दिखेगा एक्स स्क्वायर धन 1 धन 2x बराबर 2x स्क्वायर धन 15x धन 4। मानक रूप के लिए क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को काट देंगे तो ये 2x स्क्वायर से इधर एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बच गया, ये 2x इधर चला जाएगा तो क्या बचेगा, 13x बचेगा, और ये एक इधर चला जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो आपका बचेगा कुल मिलाकर के x स्क्वायर धन 13x धन 3 बराबर 0, ये हमें मिल गया। क्या हुआ, ये हमें मिल गया। अच्छा, अब समझो यार कि ये तो वास्तव में स्टैंडर्ड रूप में भी लिखा हुआ है, सबसे बड़ी घात पहले, उसके बाद उससे छोटी घात, उसके बाद उससे छोटी घात 0 है, 2 1 0, ये है घात x की, x स्क्वायर x और x की घात 0 यानी कि 1। अच्छा, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। यहां पर हम इसको खोल करके देखेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर धन 1 ऋण 2x बराबर x स्क्वायर धन 5x धन 17, x स्क्वायर से x स्क्वायर पूरा पूरा कट जाएगा, ये 2x को आप इधर ले जाओगे ऋण 2x तो क्या हो जाएगा 7x, और ये एक को भी इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा धन 16 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें x स्क्वायर का कोई भी पद नहीं है। तो कुछ इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी कि आपको कोई ऐसे कुछ लिख करके दे देंगे जो आपको दूर से भले ही थोड़ा सा कंफ्यूजन में लगे कि हाँ यार ये द्विघात समीकरण लिखा तो है, लेकिन वो द्विघात समीकरण है ही नहीं। तो कुछ इस तरह के प्रश्न आएंगे जो बहुत ही आसान है, उसमें क्या करना होता है, पूरा आप एक्सपेंड कर दो, खोल दिया दोनों तरफ, खोलने के बाद से दोनों को एक ही तरफ ले आओ, तो जब आप एक ही तरफ ले आओगे तो एक्स स्क्वायर के टर्म जितने भी कट जाएंगे, और अगर एक्स स्क्वायर का एक भी टर्म नहीं बचा, जैसे कट तो यहाँ पर भी रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर 1 था, यहाँ पर 2 थे, तो 2 से 1 घट जाएगा तो 1 तो बच गया था। एक्स स्क्वायर का अगर कोई भी पद बच गया तो क्या हो जाएगा, कोई भी पद अगर बच गया तो वो द्विघात समीकरण हो गया, ये हो गया, और ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, समझ गए आप, एक इस तरह के प्रश्न आते हैं। अच्छा, अब हमारी ही किताब में जो उदाहरण स्टार्टिंग में दे रखे थे उनको किस तरह से हल किया जाएगा इसकी बात करनी होगी, है ना। तो पहले वास्तविक संख्याओं, वास्तविक समस्याओं से हम समीकरण बनाएंगे कैसे, हम लोगों को यह देखना रहेगा, जो हम लोग थोड़ा बहुत देख चुके हैं उस पर एक दो और उदाहरण करेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर उसको हल कैसे करेंगे, तो ये हम लोग देखते हैं। देखिए, एक हमें उदाहरण दे रखा है कि दो लोग हैं, कुछ भी नाम दे रखा है, जो भी नाम मान लीजिए, राम श्याम मान लीजिए, तो राम और श्याम दोनों के पास मिलाकर के 45 कंचे हैं। क्या है, 45 कंचे हैं दोनों के पास मिला करके, और उन दोनों का जो गुणनफल है वो है आपका कितना, 124। ठीक है, तो देखिए ये समस्या क्या है, वास्तव में ये समस्या ऐसी है कि आपको दो संख्याओं का योग दे रखा है। मान लीजिए आपने कि राम के पास x कंचे हैं और श्याम के पास y हैं, तो आपको x धन y दे रखा है, कितना हो गया 45, और आपको दे रखा है दोनों का गुणनफल कितना है 124, ये डॉट लगाए इसका मतलब होता है गुणा। ठीक, ये आपको दे रखा है, और अब पूछा गया है कि आप किसके पास कितने कंचे हैं वो बताइए। तो एक चीज समझो पहले तो बहुत ध्यान से, कि यहां पर जो हमें दे रखा है वो क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, और हमें वो संख्याएं पूछी गई हैं। तो ये कई बार बहुत सारे बच्चों को डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा होता है कि यार ये द्विघात समीकरण का प्रश्न है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा होता है। सोचिए कितना आसान है,
दो संख्याओं का आपको योग दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, ये द्विघात समीकरण का प्रश्न है। कैसे, देखिए x धन y बराबर अगर आपको 45 दे रखा है तो आप y को क्या लिख सकते हो, हम लोगों ने दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ चुके हैं हम लोग, तो यहाँ पर आपको y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा आपका 45 ऋण x, यानी कि अगर a के पास x है तो दूसरे के पास कितना है 45 ऋण x है। अच्छा, तो आपको दिया क्या गया है, आपको दे रखा है x धन 45 ऋण x, तो ये तो ऑब्वियसली 45 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x से ऋण x कट जाएगा तो ये 45 हो जाएगा, ये तो आपको पता ही चल गया। वास्तव में ये आपने निकाला ही इस वजह से है, क्यों, आपको पता है कि दोनों का योग 45 है और साथ में आपको दिया हुआ है कि दोनों का जो गुणनफल है, अब एक है 45 और दूसरा है 45, सॉरी एक है x दूसरा है 45 ऋण x, ये कितना दे रखा है 124, तो ये जो बनेगा ना समीकरण, ये आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो जब भी आपको दो संख्याओं का योग और उनके गुणनफल से संबंधित कोई समस्या दे रखी है तो द्विघात समीकरण की समस्या होती है, ठीक है। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका ऋण x स्क्वायर धन 45x बराबर 124, ठीक। अब इसी को मानक रूप में लिख देंगे तो सबको एक तरफ ले आते हैं, तो इसको उस तरफ ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर ऋण 45x धन 124 बराबर 0। ये आपका तो बन गया क्या, द्विघात समीकरण, ठीक। अब ये द्विघात समीकरण बना है, अभी तक क्या हुआ है, द्विघात समीकरण बना है, हमें क्या नहीं पता है, इसका हल नहीं पता है, इसका उत्तर नहीं पता है। और हम लोग क्या बता रहे थे, दोनों के पास मिलाकर के 45 कंचे हैं, क्या थे 45 कंचे थे, ठीक। अब हमारे पास द्विघात समीकरण बनाने का फायदा क्या था, क्योंकि एक टेक्निक, एक हथियार है जिससे हम लोग अपना उत्तर आसानी से निकाल लेंगे। ऐसे आप बैठ करके सोचते हिसाब किताब लगाते कि यार अगर एक के पास 20 है और एक के पास 25 है तो 20 और 25 का गुणा करोगे तो 500 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 124 दे रखा है, तो उसमें बड़े टाइम लगेगा। वो टाइम ना लगे, आप आसानी से उत्तर निकाल पाओ, इसीलिए हम लोग इस टूल का यूज कर रहे हैं। अब इसको भी हल करने के कई तरीके हैं, क्या है, कई तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका जो है गुणनखंडों के द्वारा हल करना, वो हम लोग करेंगे। तो आप इसके गुणनखंड कर दोगे, ठीक है, गुणनखंडों के द्वारा हल करना, ये पहला तरीका है, इसी को हम लोग अभी यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। और हम लोग इसका एक उदाहरण वैसे पहले भी देख चुके हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से बताया नहीं था मैंने कि हम लोग गुणनखंड कर रहे थे। अब गुणनखंड करने के कई तरीके हो सकते हैं, मिडिल टर्म को आप स्प्लिट कर सकते हो, तो मिडिल टर्म को आप ऐसे स्प्लिट करो कि जो कुल योग है वो ऋण 45x के बराबर है और उन दोनों का जो गुणा है वो 124 के बराबर हो जाए। आई बात समझ में, क्या मैंने बोला कि आप मिडिल टर्म को ऋण 45x को ऐसे तोड़ो कि दोनों का जो योग है वो ऋण 45 के बराबर है और जो गुणनफल है वो 124x स्क्वायर के बराबर हो जाए। तो क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो एक तो बात है कि जो भी ऋणात्मक मान है वो ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि ऋण 45x आपको उत्तर आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि एक अगर ऋणात्मक मान होगा तो दूसरा भी आपको ऋणात्मक मान ही लेकर के आना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो गुणनफल है वो वास्तव में धनात्मक संख्या है। आई बात समझ में, जो गुणनफल है वो कैसी है, धनात्मक संख्या है। तो इसी को हम लोग अब तोड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये जो मैं 45 कंचे लिखा हुआ है, 45 की जगह 35 है, ये कितना है 35, ठीक। तो यहाँ पर भी 35 है, यहाँ पर भी 35 हो जाएगा, तो ये भी 35 हो जाएगा आपका, ठीक है, ये भी आपका 35 हो जाएगा, ये भी आपका 35 हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका 35 आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, वो 45 को स्पष्ट नहीं लिखा हुआ था, जगह पर मिसप्रिंट भी था, तो वो 45 की जगह 35 है वास्तव में। अब हमें 35 को ऐसे तोड़ना है, ऋण 35 को, कि ये आपका 124x स्क्वायर दे, तो यहाँ पर मैंने आपको ऋण 45 लिखा हुआ था, यहाँ पर ऋण 35x हो जाएगा। अच्छा, तो दोनों संख्याओं का योग धनात्मक है, ठीक, सॉरी गुणनफल धनात्मक, यानी कि दोनों ही या तो ऋणात्मक होंगी या दोनों ही धनात्मक संख्या होंगी, और दोनों ही धनात्मक तो हो नहीं सकती क्योंकि दोनों का योग ऋण 35 के बराबर आना चाहिए, तो ऋणात्मक एक तो होगी, तो दोनों ही ऋणात्मक होनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि जो कुल गुणनफल है वो 124x स्क्वायर है, धनात्मक है। अच्छा, तो क्या हो सकता है इसमें, सोचिए, 35 को ऐसे तोड़िए कि उनका जो गुणनफल है वो कितना आ जाए, 124 आ जाए। तो सोचिए 32 में आप 300 गुणा करेंगे तो 32 यहाँ क्या हो जाता है, 96 हो जाता है। 31 में आप 400 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 124 हो जाएगा। यानी कि अगर आप इसको ऋण 31x ऋण 4x लिखोगे तो 35x जो था ऋण का वो भी टूट गया और साथ में इसका गुणनफल 124x स्क्वायर आ जा रहा है। तो यहां से आपका कर दोगे, आप लिख दोगे इसको x स्क्वायर ऋण 31x ऋण 4x धन 124 बराबर 0। यहां से क्या हो गया, x आ गया, अब बचा क्या आपका x ऋण 31 ऋण 4 आपने ले लिया तो बचा x ऋण 31 और ये बराबर है 0 के। यहां से आपको क्या मिला, x ऋण 31 x ऋण 31 आपको कॉमन हो गया, तो आपने जैसे ही कॉमन लिया तो क्या मिला, x ऋण 31 इधर आ गया और x ऋण 4 इधर आ गया, ये बराबर हो गया 0 के। जैसे ही ये मिला आपने किया क्या, व्यवस्थित तरीके से देखो, दो घात के समीकरण के आपने गुणनखंड कर दिए। और कैसे गुणनखंड, रैखिक गुणनखंड। अब दो घात का है तो गुणनखंड एक ही एक
रैखिक ही हो पाएंगे। अगर 4 घात का होता तो हो सकता है कि उसमें आप कोई 2 घात का भी या 3 घात का भी गुणनखंड कर सकते हो, क्योंकि जितनी घात का उससे छोटे का ही गुणनखंड होगा। तो 2 घात से छोटा क्या क्या संभव है, 1 घात का और 0 घात का। तो 0 घात वाला तो कांस्टेंट हो जाता है, अचर हो जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, x ऋण 31 मिल गया, x ऋण 4 मिल गया। तो यहाँ से आपको x क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा आपको 31 और दूसरा x मिल जाएगा 4। तो इसके जो मूल आ जाएंगे वो 31 और 4 आ जाएंगे। तो इस हिसाब से उत्तर क्या हो सकता है, इस हिसाब से उत्तर आपका 4 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है। तो अगर 4 है, एक के पास अगर 4 है तो दूसरे के पास 31 हो जाएंगे, सीधी सी बात है। और पहले के पास अगर 31 है तो दूसरे के पास 4 हो जाएंगे। तो ये आपको क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर के आपके कंचे हो जाएंगे। ठीक, तो यहां से आपको सीधा सीधा दिख गया। अच्छा एक बात सोचिए, आप कहेंगे कि यहाँ पर हमें कोई बहुत फायदा तो हुआ नहीं। कैसे फायदा नहीं हुआ, आप कहोगे कि सर आपने बोला हुआ था कि कुल मिलाकर के उन दोनों के पास जो कंचे थे वो 35 थे। कितने थे, 35। तो अगर दोनों के पास कुल कंचे मिलाकर के 35 हैं और उन दोनों का गुणनफल आपका 124 है, तो हमने तो वास्तव में खुद से ही करके तोड़ के देखा है। जो मिडिल टर्म हमने स्प्लिट किया है, क्या किया, बीच का जो टर्म तोड़ा है वो हमने तोड़ा इस हिसाब से कि दोनों को ऐसे तोड़ो कि उनका जो गुणनफल है वो 124 हो जाए और दोनों का योग 35 रहे। तो ये तो हमारी मुख्य समस्या ही थी। तो हम तो सीधे सीधे ऐसे बैठ करके हिसाब लगा लेते कि 35 है, 2 को जोड़ करके और गुणनफल 124 है। तो जैसे दिमाग लगाना पड़ता है वैसे तुमने अभी भी किया हुआ है। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही कह रहे हो आप। क्या कर रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्यों, क्योंकि हमने वही किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का मतलब ही ये है कि 2 का योग आप लेकर के आ गए और फिर गुणनफल उतना निकाल रहे हो। तो योग और गुणनफल ही आप निकाल करके उन संख्याओं को निकालने की कोशिश कर रहे हो। तो फिर इसका फायदा क्या है, तो देखिए ये एक तरीका है। क्या है, ये पहला तरीका है जिस तरीके से हम लोग इनको हल करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा तरीका है जहां पर हम लोग इसको बहुत आसानी से हल कर लेते हैं, जिसको हम लोग अपने आगे के वीडियोस में देखेंगे। मैं आपको बहुत आसानी से ब्रीफ में बता देता हूं कि उसको हम लोग शीघ्राचार्य नियम ही बोला करते थे, द्विघात सूत्री बोलते थे। उस सूत्र में आप सीधे सीधे यहां से मान रखोगे समीकरण से तो आपको बहुत आसानी से उत्तर मिल जाएगा। आपको इस तरह से गुणनखंड करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये पहला तरीका है और वो पहला तरीका बहुत अच्छे से ये बात स्पष्ट करता है कि वास्तव में द्विघात समीकरण की जो समस्या है वो 2 संख्याओं के योग और उनके गुणनफल हमें दे रखे हैं और हमसे पूछा क्या जा रहा है, उनका क्या पूछा जा रहा है, उन संख्याओं का मान पूछा जा रहा है। ठीक, अब इसी में जिन लोगों ने ठीक से पढ़ाई की हुई है, तो हम लोगों ने बहुपद वाले चैप्टर में क्या पढ़ा होता है, जब शून्य की बात की हुई थी तो ध्यान से समझिएगा। उसमें हम लोगों ने बात की थी कि कोई जो हमारा बहुपद होता था 2 घात का, वो ऐसे लिखा जा सकता था, अल्फा धन बीटा गुणे एक्स धन अल्फा इंटू बीटा, जहां पर अल्फा और बीटा उस द्विघात बहुपद के शून्य हुआ करते थे। तो यहाँ पर वास्तव में है क्या, ये शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणनफल है। यहाँ पर क्या है, ये जो है आपका 35 शून्यकों का योग है। यहाँ पर हम समीकरण बना रहे हैं तो शून्यकों की क्या बोल देंगे, मूल बोल देंगे। मूलों का योग 35 है और मूल्यों का गुणनफल कितना है, 124 है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, समझ गए। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, मूल्यों का योग, मूलों का, और अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा गुणा बीटा क्या हो गया, मूलों का गुणनफल। आपको बात समझ आ गई। तो यहां से चीजें दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। अब आपको ये बात एकदम से सही से समझ आ चुकी है कि जब भी 2 संख्याओं के योग और उनके गुणनफल की बात हो तो क्या हो जाएगा, हमें एक द्विघात समीकरण मिलेगा। अच्छा, इसी में एक और आपका उदाहरण है, उसको भी हल कर लेते हैं फटाक से। इस उदाहरण में हमें दिया गया है कि एक कुटीर उद्योग है जहां पर कुछ निर्माण किया जा रहा है खिलौनों का, और खिलौनों का जो भी निर्माण किया जा रहा है उसकी लागत को अगर आप 55 से घटा दोगे तो सबसे पहले तो आप मान लो कि मान लीजिए x खिलौने बन रहे हैं। ठीक है, कितने खिलौने बन रहे हैं, खिलौने बराबर हैं x और लागत आप मान लीजिए y है। हम 2 क्यों मान रहे हैं, अभी आपको मैं समझा रहा हूं कि 2 क्यों मानने को, कि हम लोगों ने 2 चर वाले रैखिक समीकरण में इसी तरह से मानते थे, एक को कुछ मान लेते थे, दूसरे को कुछ मान लेते थे। और हमें दिया गया है कि अगर आप 55 से उसकी लागत घटा दोगे तो ये क्या है, संख्या जो है आपकी खिलौनों की उसके बराबर है। ठीक है, तो ये आपको पहला समीकरण मिला। दूसरा आपको क्या दे रखा है कि आप उसकी लागत, एक दिन जो बनाए गए थे खिलौने, उनकी जो कुल लागत थी वो 750 रुपए थी। तो आपने x खिलौने बताए, एक की लागत y रुपए है, तो सब मिलाकर के कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। अब यहां पर आप फिर से प्रतिस्थापन यूज करते हो। क्या करते हो, प्रतिस्थापन। और प्रतिस्थापन में क्या होता था कि यहां पर आप y को x के पदों में लिख देते थे। तो आप y को x के पदों में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, y इधर चला जाएगा, x उधर आ जाएगा। तो y बराबर जो है वो क्या हो जाएगा, 55 ऋण x। और जैसे ही आपने 55 ऋण x लिखा वैसे ही आप यहां पर y को भी 55 ऋण x कर दोगे तो क्या हो जाएगा, x गुणे 55 ऋण x बराबर क्या हो गया, क्या हो गया यार बोलो, 750। अब ये फिर से आपका द्विघात समीकरण बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, ऋण एक्स स्क्वायर रहेगा, मैं एक साथ लिख देता हूं, समझिएगा, एक्स स्क्वायर इधर भेज दिया और ये हो जाएगा ऋण 55 एक्स
धन 750 बराबर 0। अब फिर से ध्यान से देखो, ये दो संख्याओं का योग दिया हुआ है और ये दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। समझ लो, ऐसी दो संख्याएं जिनको मिला करके हम 55 बना दें और उनका योग 55 है और उनका गुणनफल कितना है 750, तो बहुत आसानी से मुझे दिख रहा है 25 तियां 75 होता है। कितना? 25 तियां 75 होता है, तो 3 की जगह अगर 30 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 750 हो जाएगा। ठीक, और यहां पर जो भी संख्याएं हैं इसको इस तरह से हम लोग स्प्लिट कर पाएंगे मिडिल टर्म को, x² ऋण 25x ऋण 30x धन 750 बराबर 0। यहां पर क्या कॉमन आ गया? यहां पर आपका x कॉमन आ गया, तो क्या मिला x ऋण 25, ये क्या हो गया ऋण 30, ये आपका हो गया x ऋण 25, ये बराबर हो गया 0 के। ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, तो यहां से क्या मिला आपको? यहां से x ऋण 25 आपने कॉमन ले लिया, तो आपको मिला क्या x ऋण 30 और ये है 0 के बराबर। तो x बराबर 25 से मिल जाएगा या फिर आपको x बराबर 30 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? x बराबर 25 और x बराबर 30। तो देखो अब एक और चीज समझो, यहां तक हम लोगों ने हल करके जो निकाला है ना यार, वो आंसर हमें यहीं से देखना स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हो ना, यहीं से देखना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे 25 है और 30 है। कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ और कॉमन निकल करके आ रहा होगा तो वो टर्म भी हमें तुरंत ही दिखने लगेगा। ठीक है, अगर x का जो गुणांक है वो 1 है तो यहाँ पर जिस भी हम तरह से स्प्लिट कर रहे होंगे वही हमारा क्या आ जाएगा, लगभग उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने किया क्या, वास्तव में हमें समस्या जो दे रखी है वो दे रखी है कि दो अंकों का योग कितना है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है। तो दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का गुणनफल, उसको हम लोगों ने बनाया द्विघात समीकरण और फिर उस द्विघात समीकरण को फिर से यही मान करके हल किया कि ये आपका दो संख्याओं का योग है और इन दोनों का गुणनफल है। ठीक, तो हम लोगों ने बिल्कुल साइक्लिकल ऑर्डर में किया है। मतलब समझ रहे हो क्या? मुझे बताया गया कि यार यहां से ए से आप पहले बी पे गए, फिर बी को आपने फिर से मान लिया कि ए पर आ गए हैं और फिर आपने ए मान करके ही हल किया है। तो आप कहोगे कि यार पहले से ही हल कर देते हैं। आपको सीधे सीधे बोला जाए दो चीजों को मिलाकर के 55 हो रहा है और दोनों का गुणनफल 750 हो रहा है, तो आप बैठ के बता सकते हो। तो ये बीच में जो टर्म है, टर्म तोड़ करके स्प्लिट करने वाला तरीका बहुत अच्छा नहीं है ना। लेकिन ये तरीका हमें बता देता है कि वास्तव में द्विघात समीकरण का लेन देन किस चीज से है, दो संख्याओं के योग और उनके गुणनफल से। ठीक, अब इसमें अगला तरीका क्या होता है उसकी बात हम लोग अपने आगे वाले वीडियो में करेंगे, जो काफी अच्छी तरह से हमें चीजें विजुलाइज भी कराता है, हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है गणित में, और साथ में हमारे लिए उत्तर को काफी आसान कर देता है, हम बहुत जल्दी निकाल पाते हैं। तो वो हम लोग देखेंगे अपने अगले वीडियो में।